हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स का तैयारी करवाने के लिए हमने बोला था और उसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस के लिए। तो स्टार्ट भी हम ऐसे टॉपिक से कर रहे हैं जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या इसका मिशन रहा है, क्या इसका विजन रहा है और कब लॉन्च हुआ है, कितना अचीवमेंट हुआ है और आगे आने वाले चैलेंजेस क्या क्या हैं जिसको दूर करके हम स्टार्टअप इंडिया को और बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि 2016 में इसको शुरू किया गया था और इसका जो उद्देश्य ये था कि इंडिया में एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम तैयार करना। अगर कोई स्टार्टअप लेना चाह रहा है, स्टार्टअप इन द सेंस कि कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो उसको एक बढ़िया माहौल प्रोवाइड करना ताकि उसका स्टार्टअप जो भी बिजनेस वो स्टार्ट कर रहा है अच्छे से वो ग्रो कर सके और वो इकोनॉमी में अपना योगदान दे सके और इस तरह से सस्टेनेबल ग्रोथ जो है हम सुनिश्चित कर पाएँ। तो इस मिशन को और हम अगर समझें कि इसका मिशन क्या था और इसका विजन क्या था, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपको एक लैंड चाहिए, एक जगह चाहिए। दूसरा, आपको फंड चाहिए। तीसरा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हों कि जो उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका मदद करें। तो इस जो मिशन जो स्टार्टअप इंडिया मिशन था, इसका मिशन और विजन यही था कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करना ताकि जितने भी इंटरप्रेनर्स हैं वो जो ट्रेडिशनल बैरियर्स आते थे, माने कि जल्दी उनको क्लियरेंस नहीं मिलता था, नो ड्यूज़ नहीं मिलता था, एनओसी नहीं मिलती थी, प्लस उनको फंड नहीं मिलता था, तो उन सब चीज़ों को हटाना। उसके साथ साथ इसको थोड़ा सा इनका मनोबल और बढ़ाने के लिए टैक्स बेनिफिट की बात की गई। अभी इसमें हम आगे चल के एक एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं और उनकी फंडिंग है, मार्केटिंग है, उन सब चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगर अब मेन चीज़ पे हम आते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऐसे फीचर्स थे इसमें जिसकी वजह से, जिसके भरोसे हम यह दावा करते थे कि हमारा एक इन्वेस्टमेंट का इकोसिस्टम बेहतर होगा। सबसे पहला ये था कि स्ट्रीमलाइंड रजिस्ट्रेशन, मतलब ये कि सबसे जो पहला प्रोसेस होता है कि आप अगर कोई कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट से उसका क्लियरेंस, एनओसी विभिन्न प्रकार की। तो इसके लिए क्या किया गया था कि सिंप्लीफाइड स्टार्टअप रिकग्निशन प्रोसेस को अपनाया गया कि किसी भी कंपनी को रिकॉग्नाइज करने के लिए पहले क्या होता था कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए तब आपको हम कंपनी मानेंगे, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा इजी बनाया गया ताकि आसानी से उनको एक स्टार्टअप के रूप में हम रिकॉग्नाइज कर सकें। ठीक है, उसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या किया गया, सेल्फ सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म को अपनाया गया। मतलब कि आप स्वयं अपनी कंपनी को सर्टिफाई करिए, मतलब कुल मिला के एफिडेविट दीजिए और स्वयं जो है अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बताइए या गवर्नमेंट को समझाइए कि क्या चीज़ है। उसके साथ साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस, सबसे ज़्यादा जहाँ पे समस्या आती थी कि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको विभिन्न विभागों से एनओसी लेनी पड़ रही है, विभिन्न विभागों से फला फला कागज़ तैयार करवाना पड़ रहा है। तो उन सब चीज़ों के सलूशन के लिए क्या किया गया कि एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म रखा गया कि एक ही जगह पे आपका सारा काम हो जाना है। ठीक है, उसके बाद जितने भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स थे उसको हमने कम किया। मतलब कि पहले होता था कि आपको अगर कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई स्टार्टअप शुरू करना है, तो आपको पहले ही लिस्ट दे दी जाती थी कि ये आपका कंप्लायंस है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आसान किया गया, मतलब जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स थे उसको थोड़ा सा कम किया गया। उसके साथ एक ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो बहुत ज़्यादा आता है, सीधा सीधा इसको करप्शन आप कह सकते हैं कि लाल फीताशाही, आपकी फाइल कहीं किसी डिपार्टमेंट में पड़ी है तो पड़ी ही है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आसान बनाया गया। उसके साथ टैक्स बेनिफिट दिया गया, मतलब कि इसमें कुछ एक कैटेगरी रखी गई, एक क्राइटेरिया रखा गया कि आपका स्टार्टअप अगर बिजनेस इस लिमिट में आता है तो आपको 3 साल के लिए टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा कंजिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में। मतलब आप अगर 50 लाख से कम आपका टर्नओवर है तो आपको टैक्स नहीं देना है, या 50 लाख से 100 लाख के बीच में है तो आपको टैक्स कुछ रिडम्शन दिया गया, कुछ एग्जम्पशन दिया गया। तो इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। ठीक है, उसके साथ साथ क्रूशियल फाइनेंशियल ब्रीदिंग
रूम ड्यूरिंग क्रिटिकल अर्ली ग्रोथ फेज। एक चीज़ ये भी किया गया कि एक तो ये हो गया कि आपके टर्नओवर पे टैक्स हम कम कर दे रहे हैं, टैक्स थोड़ा सा कम ले रहे हैं, टैक्स में आपको छूट मिल रही है। दूसरा ये कि आपको अगर किसी समय पे ज़रूरत पड़ गई कि हमको कुछ पैसा चाहिए हमारे बिजनेस में लगाने के लिए, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी सहूलियत की गई कि आपको कम इंटरेस्ट रेट पे या कुछ इस तरह से व्यवस्था, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं, मुद्रा जैसे चीज़ें चलाई गई ताकि आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे और ज़्यादा समय में लौटाने के लिए आपको पैसा आसानी से मिल जाए। उसके साथ साथ सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बनाई गई, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो। ठीक है, हर जगह जो है सेक्टर को ध्यान में रख करके पॉलिसीज़ बनाई गई ताकि हर सेक्टर को हम टच करें, हर सेक्टर में स्टार्टअप शुरू हो और एक जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है किसी भी कंट्री का, उसको सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, अगर हम अचीवमेंट्स की बात कर लें कि स्टार्टअप इंडिया में जो हमारा मिशन शुरू किया गया था 2016 में, तो अभी तक हमारे क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। सबसे पहला अचीवमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, ये 1.5 लाख प्लस ऐसे स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया इंडिया में। ठीक है, मतलब ये कि अगर आप 2016 से 2025 तक देख लीजिए तो 9 साल का जो टाइम है, इस 9 साल में इंडिया में 1.5 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं। उसके साथ स्टार्टअप में अगर हम देखें तो इंडिया का यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बाद तीसरा स्थान है, तीसरी रैंकिंग है। ये भी हमारा एक अचीवमेंट है। दोस्तों, 1.5 लाख से ज़्यादा जो स्टार्टअप वाली कंपनीज को हमने रिकॉग्नाइज किया, उसमें से 100 प्लस कंपनीज ऐसी हैं जो आज यूनिकॉर्न कंपनीज बन करके उभरी हैं मार्केट में। ठीक है, वो यहाँ पे काम कर रही हैं। उसके साथ लगभग 16.5 लाख प्लस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो जॉब का क्रिएशन है स्टार्टअप इंडिया की वजह से, वो है किसमें? आईटी सेक्टर में। और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि स्टार्टअप इंडिया में स्टार्टअप की वजह से लगभग 73,000, मतलब ये कि 70,000 प्लस जो विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं वो सामने देखने को मिली हैं, जहाँ पे उस कंपनी में या तो कोई एक महिला डायरेक्टर है या डिप्टी डायरेक्टर है या उनके द्वारा शुरू किया गया है। कुल मिलाकर के 70,000 प्लस स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिसको आज के दिन में कोई ना कोई विमेन, मतलब महिला, चला रही है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम बात करें कि जो हमारा स्टार्टअप इंडिया है, क्योंकि हम अचीवमेंट अगर देख रहे हैं तो एक बेहतर पॉजिटिव अचीवमेंट है, तो इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि हमारा जो स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया था, उसमें हम वर्तमान में उसको और बढ़िया बनाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया जिसमें 48,000 से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। दो चीज़ जानना जरूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टार्टअप इंडिया का जो मिशन है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको और मजबूती देने के लिए क्या क्या किया गया। तो सीधा सीधा आप लिखिए स्टार्टअप महाकुंभ, जिसमें 48,000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए। ठीक है, दूसरा क्या किया गया, स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट शुरू किया गया। जिस तरह से इंडिया G20 का एक मेंबर है और इस बार G20 की प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास थी, तो इंडिया ने इस चीज़ को एक अवसर के रूप में देखा। G20 के साथ साथ उन्होंने क्या किया, स्टार्टअप 20 का एक इनिशिएटिव लिया, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जो देश विदेश के लोग हैं उनके साथ भी हमारा इंगेजमेंट बढ़ेगा, नॉलेज शेयरिंग बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, आइडियाज़ ट्रांसफ़र होंगे, जिससे हमारा जो स्टार्टअप का एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, उसको और मजबूती मिलेगी। ठीक है, अगला क्या किया गया, एक भास्कर प्लेटफार्म लॉन्च किया गया 2024 में। इसमें जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, मेंटर्स हैं, सभी यहाँ पे रहते हैं। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पे इस तरह के लोग, चाहे गवर्नमेंट बॉडीज़ हो, इन्वेस्टर हो, मेंटर हो या एंटरप्रेन्योर हो, सभी अपना आइडिया शेयर करते हैं, सभी एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं। कुल मिलाकर के इस तरह से समझ लीजिए कि ये एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें
तरह तरह के लोग हैं। मान लीजिए आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप है और उसमें आपको पता है कि आपके गुरुजी भी उसमें हैं, तो आपने कोई प्रश्न डाल दिया तो उसका जवाब मिल गया। कुल मिलाकर के यह एक सलूशन जनरेट करने का एक प्लेटफार्म है जहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, जिससे स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोग्राम है, जो मिशन है, उसको और बल मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें कि ये सब करने के बाद भी कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हमें अभी और फोकस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले कैपिटल एक्सेस, मतलब ये कि फंड की कमी हो रही है, फंड उस हिसाब से हम नहीं पहुँचा पा रहे हैं जिस हिसाब से स्टार्टअप के लिए चाहिए होता है। ठीक है, जुलाई 2024 में जो फंड इनफ्लो लगभग 2202 करोड़ रुपए का था, वही उसी साल में जो नवंबर 2024 में ये केवल 202 करोड़ रह गया। तो ये एक चैलेंज है भाई, पैसा अगर नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। और ये समस्या खास करके टायर 2 और टायर 3 किस लेवल की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे है। देखिए, आप पढ़े होंगे इस चीज़ को कि जो शहर हैं हमारे, उनको हम दो तीन कैटेगरी में बांट देते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। तो उसी तरह से टायर 2 और टायर 3 लेवल के जो गांव शहर हैं, छोटे कस्बे हैं, वहाँ तक फंड इनफ्लो नहीं हो पा रहा है। और जो रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ना, वो अभी तक मतलब बनी हुई है। स्टार्टअप के लिए तो ये बोला गया कि आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाएगा, एक ही जगह आपकी सारी एनओसी बन जाएगी, सब कुछ आपको हो जाएगा, लेकिन स्टिल ये अभी यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ साथ जब कोई स्टार्टअप शुरू हो गया, फॉर एग्जांपल कि कोई ऐप बेस्ड कंपनी है, कहीं कोई ऐप बेस्ड एडवेंचर है, उसमें उसके क्लासिफिकेशन पे डिबेट है। मतलब कि उसको हम क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये हम इनको किस कैटेगरी में रखें, जिसकी वजह से उनके ऊपर ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस चल रहे हैं, उनको क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2024 का, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें करती है कि जो ऐप बेस्ड स्टार्टअप्स हैं उनको ये रेगुलेट करती है, तो वो अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ स्केलिंग डिफ़िकल्टीज, दोस्तों ये देखा गया है कि 90% स्टार्टअप्स 5 साल तक या 5 साल के बाद सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी स्केलिंग फैक्टर्स हैं, मतलब उसको बढ़ाने वाली जितनी चीज़ें हैं, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पाती है, उसमें कमी रह जाती है। फॉर एग्जांपल कि कोई अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो बीच में हो सकता है आपको पैसे की भी कमी महसूस हो, पैसे की भी ज़रूरत हो, तो वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, आपको प्रॉपर मार्केट चाहिए जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए, और उसकी डिमांड होनी चाहिए। ठीक है, और हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में। अगर कोई चीज़ कोई स्टार्टअप ऐसा है कि जो अचानक से आया और सभी लोग उसके पीछे भागने लगे, तो अचानक से सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगा, तो ऐसे में उस कंपनी का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक जो स्केलिंग डिफ़िकल्टीज हैं उसको दूर करना ज़रूरी है। मतलब अगर कोई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो हम उसका डिमांड क्रिएट करें, उसमें फाइनेंशियल इन्फ्लो बना रहे, इन सब चीज़ों को देखना ज़रूरी है, इसको सही करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ मार्केट सैचुरेशन, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी स्टार्टअप अगर है तो एक समय के बाद मार्केट सैचुरेट होने लगती है, बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं, बहुत सारे उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं, क्वालिटी को लेकर के फिर लोग जो है बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो मार्केट है ना वो सैचुरेट होती रहती है। ठीक, और ऐसा नहीं है कि अगर सैचुरेट हो गई तो किसी पर्टिकुलर जो बिजनेस है, कोई पर्टिकुलर किसी का धंधा है तो वो बंद हो जाता है, नहीं, उसमें इनोवेशन होता है। मतलब ये कि स्टार्टअप में इनोवेशन की ज़रूरत है। आज अगर कोई चीज़ मार्केट में नई आई है तो सिंपल सी बात है कि वो स्टार्टिंग के उसके फीचर्स उतने बढ़िया नहीं होते हैं, उस उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, तो आने वाले समय में वो एक एक बार वो मार्केट सैचुरेट कर लेगा। लेकिन जब आप इनोवेट करेंगे अपने बिजनेस में, अपने आइडिया में और सुधार लाएंगे, तो फिर से उसका मार्केट जनरेट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। स्टार्टअप इंडिया का 9 साल पूरा हुआ है तो इसलिए न्यूज़ में था। 9 साल के अगली साल 10 साल पूरा हो जाएगा, फिर न्यूज़ में रहेगा। तो हमेशा कुल मिलाकर के ये हमारे लिए एक स्टैटिक टॉपिक बन गया है। तो उम्मीद है कि स्टार्टअप इंडिया आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों लॉन्च किया गया था, अभी तक के हमारे अचीवमेंट्स क्या क्या हैं,
स्टार्टअप इंडिया को जो ड्राइव करना है उसके ड्राइविंग फोर्सेस क्या क्या हैं और अभी कौन कौन सी ऐसी कमियां बची हुई हैं, तो इसके बारे में हमने चर्चा किया और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस पे 2 क्वेश्चन आप स्वयं बनाइएगा और इसका आंसर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।